डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको कॉजेटिव वर्ब्स पार्ट 19 पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब के बारे में 18 पार्ट पढ़ लिया है और हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में, कॉजेटिव सेंटेंसेस के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ सीख लिया है। आज हम लोग फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में भी आगे एक और ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है या अन्य शब्द जुड़ा रहता है, अदर वर्ड्स जुड़ा रहता है। तो आइए फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर में भी हम दो प्रकार के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब काउज आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आता है और इसके बाद एक और अन्य ऑब्जेक्ट आता है या अदर वर्ड्स आता है। अदर वर्ड्स का मतलब है यहाँ अन्य शब्द आता है। ऑब्जेक्ट ना भी आए तो कोई अन्य शब्द आता है। दूसरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेक कॉजेटिव वर्ब आता है, मेक कॉजेटिव वर्ब के बाद पहला ऑब्जेक्ट आता है और जब हम मेक कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बिना टू का, और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई अन्य वर्ड आता है। पहला ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, इसी को देखकर हम लोग निर्धारित करेंगे कि इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग किस स्ट्रक्चर पर करेंगे। फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर पर करेंगे या सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर पर करेंगे या थर्ड टाइप के स्ट्रक्चर पर करेंगे। यहाँ हम लोग जब स्ट्रक्चर का टाइप निर्धारित करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट के चिन्ह को देखकर करेंगे, इस दूसरे ऑब्जेक्ट के चिन्ह को देखकर हम नहीं करेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि हम स्ट्रक्चर का जो टाइप निर्धारित करते हैं कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए या हमें सेकंड टाइप स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए या हमें थर्ड टाइप स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, हम यह कैसे निर्धारित करेंगे, हम यह कैसे दिमाग में बैठाएंगे, हम यह बात कैसे सोचेंगे। हो सकता है हमको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो या हम यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप गौर से देखिए और इसमें देखिए कि ये पहला ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, कौन सा कारक का चिन्ह लगा हुआ है, को का चिन्ह लगा हुआ है या से का चिन्ह लगा हुआ है या और कोई अन्य चिन्ह लगा हुआ है। पहला ऑब्जेक्ट के साथ जो चिन्ह लगा हुआ है उसी के अनुसार हम निर्धारित करेंगे कि हमको कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करना चाहिए, हमको कौन सा स्ट्रक्चर के आधार पर अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए। और यहाँ एक बात और ध्यान रखें, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट का चिन्ह जो है स्ट्रक्चर को निर्धारित नहीं करता है। हम लोगों ने अभी कॉजेटिव सेंटेंस में देखा कि पहला ऑब्जेक्ट बहुत अधिक महत्व रखता है, लेकिन इस पहला ऑब्जेक्ट से भी अधिक महत्व होता है इसमें प्रयुक्त होने वाले वर्ब का। हिंदी में से हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कॉजेटिव वर्ब का इस प्रकार के वाक्यों में क्या महत्व है। हिंदी भाषी छात्रों को यह जानना बहुत ज़रूरी है, यह जानना बहुत आवश्यक है, यह जानना नितांत आवश्यक है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं। जब वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, यदि किसी वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं तो उस वाक्य का अनुवाद हमें हमेशा फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर ही करना चाहिए। यदि किसी वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं तो उस सेंटेंस का अनुवाद हम किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में सेकेंड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर हम नहीं करेंगे, थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखेंगे। हम लोगों ने अभी देखा
कि किसी भी कॉजेटिव सेंटेंस में, किसी भी प्रेरणार्थक वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस वाक्य में, इस प्रकार के वाक्यों में कौन सी प्रेरणार्थक क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, किस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आई है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आई है। यदि आपको इस बात की जानकारी हो जाती है, यदि आपको यह बात मालूम हो जाती है कि प्रेरणार्थक वाक्य में, कॉजेटिव सेंटेंस में कौन सी प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आई है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आई है, तो आपको अनुवाद करने में बहुत ही आसानी होगी। यदि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो आप हर हालत में उस सेंटेंस का अनुवाद फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर ही करें, और यदि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो उसका अनुवाद आप या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करें या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर ही करें। आइए हम लोग कुछ वाक्यों का जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट रहता है और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। नंबर 1, मैं उसे यह बात समझाता हूं या मैं उसको यह बात समझाता हूं। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मैं के अलावा इस वाक्य में उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है, यानी आप उसे को उसको भी कह सकते हैं। और तीसरी बात है इस वाक्य में, यह बात एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। यदि आपसे कोई पूछता है मैं उसे क्या समझाता हूं, तो इसका उत्तर होता है यह बात। यहाँ यह बात दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, और इसका अनुवाद अंग्रेजी में बनता है आई मेक हिम अंडरस्टैंड दिस थिंग या आई काउज हिम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नंबर 2, शिक्षक लड़का को बेंच पर खड़ा कराते हैं। इस वाक्य में दो दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है लड़का को और दूसरा ऑब्जेक्ट है बेंच। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, कराते हैं। यदि इस वाक्य को हम लोग लिखते शिक्षक लड़का को बेंच पर खड़ा करवाते हैं, करवाते हैं यदि लिखते यहाँ तो करवाते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, तब हम इस सेंटेंस का अनुवाद सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। चूंकि यहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है कराते हैं, इसीलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस सेंटेंस का पहला ऑब्जेक्ट लड़का को अंग्रेजी में हम पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, और इसका अनुवाद अंग्रेजी में हम करते हैं द टीचर मेक्स द बॉय स्टैंड अप ऑन द बेंच या द टीचर काउजेस द बॉय टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। इन दोनों वाक्यों में हम लोगों ने देखा जब मेक का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू का आता है, लेकिन जब काउजेस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आया है। नंबर 3, वह मुझे लाइन में खड़ा कराते हैं। इस सेंटेंस में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कराते हैं का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग केवल कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर ही कर सकते हैं। इसका अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यदि इस वाक्य को लिखा जाता वह मुझे लाइन में खड़ा करवाते हैं, यानी हम लोग द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते, तब हम इसका अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। चूंकि इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, और इस सेंटेंस में पहला ऑब्जेक्ट मुझे है और इस मुझे के साथ को का चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को हम अंग्रेजी में पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे और इस सेंटेंस का अनुवाद करेंगे ही मेक्स मी स्टैंड इन द क्यू या ही काउजेस मी टू स्टैंड इन द क्यू। नंबर 4, वह मुझे एक गीत गवाती है। इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आई है, इसीलिए सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इसका अनुवाद हम लोग सेकंड टाइप स्ट्रक्चर या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया नहीं आई है।
यदि इस वाक्य को हम लिखते वह मुझे एक गीत गवाती है, यानी हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते, तब हम इस वाक्य का अनुवाद सेकंड टाइप स्ट्रक्चर या थर्ड टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते थे। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि गवाती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट मुझे ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है, और इसी ऑब्जेक्ट को अंग्रेजी के वाक्य में हम पहला पहला ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और इस सेंटेंस का अनुवाद करते हैं शी मेक्स मी सिंग ए सॉन्ग या शी काउजेज मी टू सिंग ए सॉन्ग। नंबर 3, शिक्षक ने लड़कों को पाठ रटाया। इस वाक्य में रटाया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि इस वाक्य को लिखा जाता शिक्षक ने लड़कों को पाठ रटवाया, तब इस वाक्य का अनुवाद हम लोग या तो सेकेंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। उसमें निर्धारित ये करता कि ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है या ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी विभक्ति लगी हुई है। लेकिन इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के ही आधार पर करेंगे। और इस सेंटेंस में लड़कों को पहला ऑब्जेक्ट है और पाठ दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट लड़कों को पहला ऑब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी में भी रखेंगे और अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करेंगे द टीचर मेड द बॉयज मेमोराइज द लेसन। इस वाक्य में आप लोग मेड की जगह काउज्ड का प्रयोग करके खुद से ट्रांसलेशन बनाएं। नंबर 4, वह मुझे आवेदन पत्र लिखाते हैं। इस वाक्य में देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यदि इस वाक्य को लिखा जाता वह मुझे आवेदन पत्र लिखवाते हैं, अर्थात यहाँ यदि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता, अर्थात यहाँ यदि लिखवाते हैं का प्रयोग होता, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते, वह भी पहला पहला ऑब्जेक्ट को देखकर कि ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है या ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी विभक्ति लगी हुई है। लेकिन इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के ही आधार पर करेंगे। हम अंग्रेजी में मुझे को पहला ऑब्जेक्ट मानकर इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं ही मेक्स मी राइट एन एप्लीकेशन। आप मेक्स की जगह काउजेज रखकर भी खुद से ट्रांसलेशन बनाएं। नंबर 5, मैंने उसे गाना गवाया। इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि इस वाक्य को लिखा जाता मैंने उससे गाना गवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते या तीसरे स्ट्रक्चर के आधार पर करते। लेकिन इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और इस सेंटेंस का अनुवाद होगा आई मेड हिम सिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में आप लोग मेड की जगह काउज्ड का प्रयोग करके अंग्रेजी में अनुवाद करें। नंबर 6, मैंने तुम्हें एक गीत लिखाया। इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि इस वाक्य को लिखा जाता मैंने तुम्हें एक गीत लिखवाया, यदि लिखवाया का प्रयोग करते यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते, तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। लेकिन इस वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं आई मेड यू राइट ए सॉन्ग। आप इस वाक्य में मेड की जगह काउज्ड का प्रयोग करके इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद बनाएं। नंबर 7, हम लोगों ने बच्चों को एक गीत सिखाया। यहाँ सिखाया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि इस वाक्य को लिखा जाता हम लोगों ने बच्चों को एक गीत सिखवाया, सिखवाया लिखता यहाँ, इसका मतलब हम लोगों ने द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया, तब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करते या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते। लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आई है, इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। और इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, बच्चों को और एक गीत, और इस सेंटेंस का जब अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं
तो बच्चों को पहला ऑब्जेक्ट मानते हैं और इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं वी मेड द चिल्ड्रेन लर्न ए सॉन्ग। आप इस वाक्य में मेड के जगह पर काउज रखकर ट्रांसलेशन बनाएं। हम लोगों ने काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का अध्ययन काफी विस्तार से कर लिया है। यदि फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आए या अदर वर्ड्स आए अर्थात अन्य शब्द आए, इसका भी हम लोगों ने काफी विस्तार से अध्ययन कर लिया है। काउजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर में भी दो प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद काउज आता है, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आता है। और जब भी काउज काउजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं तो पहला ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सहित आता है और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट यदि रहता है तो आता है, या कोई अन्य शब्द रहता है, अदर वर्ड्स रहता है, वह रहता है तो आता है, नहीं रहता है तो नहीं आता है। दूसरा स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेक काउजेटिव वर्ब आता है, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आता है। और जब भी मेक काउजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है वह पहला रूप में रहता है और बिना टू का आता है। इसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। और इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट रहता है तो आता है, नहीं रहता है तो नहीं आता है, या अदर वर्ड्स रहता है तो आता है, नहीं रहता है तो नहीं आता है। हम लोगों ने अभी तक काउजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के बारे में काफी विस्तार से पढ़ लिया है। फिर भी यदि आप काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के बारे में ये तीन बातें नहीं जानते हैं तो आप यह मान कर चलिए कि काउजेटिव वर्ब के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। इसीलिए इन तीन बातों को आप खूब अच्छी तरह अपने मन में बैठा लें। आप इन तीन बातों को खूब अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। आप इन तीन शर्तों को खूब अच्छी तरह याद कर लें। फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के लिए तीन शर्तें, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी किसी वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसके बाद ही हम उस वाक्य का अनुवाद फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। यदि वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ हो तो हम उस वाक्य का अनुवाद फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। नंबर 2, वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है जब कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग लेता है। यदि वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाती है, यह बात अपने आप प्रमाणित हो जाती है कि कर्ता क्रिया करने में स्वयं भाग लेता है, अर्थात कर्ता खुद भी काम करता है, कर्ता खुद भी क्रिया करता है। नंबर 3, वाक्य में कर्ता के साथ को का चिन्ह लगा हुआ रहता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी वाक्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो आप यह बात याद रखें कि उसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ को की विभक्ति लगी हुई हो, को का चिन्ह लगा हुआ हो, अर्थात एक ऑब्जेक्ट के साथ कारक को का चिन्ह लगा हुआ होना ही चाहिए। यदि आप हिंदी का कोई भी वाक्य लिखते हैं और उसके साथ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग करते हैं और उस सेंटेंस में यदि आप ऑब्जेक्ट के साथ को का चिन्ह नहीं लिखते हैं तो हम फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करेंगे और हिंदी में भी यह वाक्य आपका गलत माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप काउजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का व्यवहार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहली बात, हिंदी के वाक्यों में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होना ही चाहिए। दूसरी बात, कर्ता का स्वयं क्रिया करने में भाग लेना ही चाहिए। और तीसरी बात, एक ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ होना ही चाहिए, भले ही यह को का चिन्ह छिपा हुआ हो। डियर स्टूडेंट्स, काउजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर को समाप्त करने से पहले आपको एक और महत्वपूर्ण बात जान ही लेनी चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं, कुछ किताबों में भी लिखी हुई है और कुछ यूट्यूबर भी इस बात को अपने वीडियो में कहते हैं, जब भी फोर्स का बोध हो, अर्थात बाध्य करने का बोध हो, यानी मजबूर करने का बोध हो, किसी के साथ जबरदस्ती करने का बोध हो,
या रिक्वायर का बोध हो, अर्थात जरूरत होना का बोध हो, आवश्यकता होना का बोध हो, तो हम मेक या काउज का प्रयोग करते हैं, अर्थात फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। फिर विद्वान लोग कहते हैं जहां मनाना या फुसलाना का बोध हो वहां गेट का प्रयोग करते हैं। फिर विद्वान लोग कहते हैं जहां कुछ पैसा देना हो वहां हैव का प्रयोग करते हैं। मेरे प्रिय छात्रगण या मेरे मित्रगण या जो मुझसे सीनियर भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो राइटर हो चाहे शिक्षक गण हो, मैं आपसे पूछता हूं, यदि मुझे जरूरत नहीं होगी, यदि मुझे आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं क्यों किसी को मनाऊंगा, मैं क्यों किसी को फुसलाऊंगा? और जब मुझे जरूरत होगी तभी जाकर मैं किसी को कुछ पैसा दूंगा, नहीं तो उसको क्यों पैसा दूंगा? इसीलिए छात्रगण, आप इस झंझट में ना पड़ें कि कब हमें जरूरत पड़ती है, कब हमें फुसलाना पड़ता है और मनाना पड़ता है, और कब हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। यदि आप कॉजेटिव वर्ब्स के फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो जो मैंने 3 शर्तें बताई हैं उसी को आप खूब अच्छी तरह समझ लें, उसी को खूब अच्छी तरह आप याद कर लें, उसी को आप खूब अच्छी तरह कंठस्थ कर लें। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को भी आप लाइक कर लें, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मैं आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छा से अच्छा वीडियो बनाता रहूं।